Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Learn Together, a family of learning। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट की PYQ सेशन जो है वो स्टार्ट किए थे। 2 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा सेशन नंबर 3। तो हम लोग देखेंगे आज भी जितने भी क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर JKSSB में आए होंगे और कुछ किसी और एग्जाम में आए होंगे, मतलब ज़्यादातर ये PYQs ही होंगे आपके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और ज़्यादा PYQ सेशन हम आपके लिए ले आए। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका, ये HCF LCM का क्वेश्चन है। पहली लाइन क्या बोल रही है? द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर HCF। मतलब LCM जो है वो दिया है 15 टाइम्स HCF, मतलब 15 HCF के बराबर। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 112। इसका मतलब LCM प्लस HCF मिलके किसके बराबर दिया हुआ है? 112 के बराबर दिया है। और बोला है एक नंबर दिया है हमें 35, बताओ अदर नंबर क्या होगा। हमको पता है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। एक नंबर तो मेरे पास है, एक नंबर मैं कोई लेट कर लेता हूँ। मान लो एक नंबर मैंने 35 है, एक नंबर मैंने X लेट कर लिया। तो इस तरफ मुझे चाहिए LCM और HCF। मेरे पास LCF और HCF जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में है, लेकिन मुझे वो सिंगल टर्म में निकालने हैं। तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को पहले क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ मैं क्या करता हूँ, LCM की जगह ये पुट कर देता हूँ 15 टाइम्स HCF। तो मैं क्या लिखूंगा? 15 मैं लिखूंगा 15 HCF प्लस HCF इक्वल्स टू 112। तो 16 HCF इक्वल्स टू 112। यहाँ से HCF इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से करूँगा तो HCF आ जाएगा 7। जब HCF 7 आ गया मेरे पास तो LCM मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 इंटू 7। तो LCM को कितना लिख सकता हूँ? 15 इंटू 7। HCF कितना आया? 7 इक्वल्स टू एक नंबर 35, दूसरा नंबर X। तो X किसके बराबर हो जाएगा? 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 35। तो 35 को भी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ये 7 से 7 गया, 5 से गया 3, 7 इंटू 3 कितना आ गया? 21। तो वो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो मैं मान लेता हूँ अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 10% ज़्यादा है। तो 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10। तो मतलब 10 ज़्यादा, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 मतलब 110 हो जाएगा। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये मेरा मार्क्ड प्राइस आ गया। अब उसने बोला है एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क्ड प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसने बोला है उसको कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं चाहिए। इसका मतलब जो उसका CP है अगर वो उसी SP पे बेचेगा, अगर SP भी उसका उतना ही होगा तभी तो उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। सपोज करो आप मार्केट से कोई चीज़ लेके आए 100 रुपये की, और अगर आपने उसको 100 ही रुपये में आके बेच दिया तो आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, इसीलिए SP क्या हो गया? मेरा 100 हो गया। अब उसने बोला है कि मार्क्ड प्राइस से कितने % लेस में वो बेचेगा। तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है? मतलब हमको डिस्काउंट निकालना है। इन द सेंस, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितना होता है? MP और SP के बीच में डिफरेंस डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो गया तो ये आया 1/11 इंटू 100। तो मैं 11 को करूंगा 9 से तो बचेगा 99। 1 डिवाइडेड बाय 11%, तो 9 1/11% उसको डिस्काउंट मिलेगा, देना पड़ेगा। तो 9 1/11 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अ 6 डिजिट नंबर, आई होप आपको विजिबल होगा, 1 सेकेंड। अ 6 डिजिट नंबर 12334A इज डिविजिबल बाय 9। अब अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है आपको पता होगा डिविजिबिलिटी बाय 9। ध्यान से सुनना, डिविजिबिलिटी बाय 9 आपने पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 कब होता है? जब ओवरऑल सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ से मैं चेक करूँ नंबर क्या है? 12334A। तो अगर मैं सम चेक करूँगा तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 आ गया। अब ये तो पूरा डिवाइड नहीं होता 9 से, मुझे सम कितना लाना पड़ेगा ऐसा कि जो 9 से क्या हो जाए? डिवाइड। इसका भी सम फाइनली क्या बनता है? 4। लेकिन 9 से डिवाइड होने के लिए सम कितना बनेगा? मतलब 9 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे 5 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इसमें 5 और ऐड कर दूंगा तो मेरा सम ऐसा बन जाएगा जो कि 9 से डिवाइड होगा। और अगर सम 9 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो टोटल नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
5, ठीक है, मिनिमम पूछा है तो कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3, 5 एंड 7 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1, 3, 2, 8। इसका मतलब पहला नंबर मेरा 3x, दूसरा नंबर मेरा 5x, तीसरा नंबर मेरा 7x, इन तीनों का स्क्वायर और सम। तो पहले का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, दूसरे का करूंगा तो कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, तीसरे का करूंगा तो कितना आ जाएगा 49x स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है 1, 3, 2, 8। अब मैं अगर इसको ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 83x स्क्वायर इक्वल्स टू 1328। यहाँ से आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1328 डिवाइडेड बाय 83। अब जब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 16। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई, उसने क्या पूछा है लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। लार्जेस्ट क्या है 7x, x की वैल्यू है 4, तो a किसके बराबर हो जाएगा 7 × 4 इक्वल्स टू 28। तो लार्जेस्ट नंबर किसके बराबर हो जाएगा 28 के बराबर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 15.8 ईयर्स। The average age of the boys in the class is 16.4 years and while that of girls is 15.4 years. What is the ratio of boys and girls in the class? तो मुझे ना कि बॉयज़ दिए हैं और ना ही मुझे गर्ल्स दिए हैं, तो मैं मान लेता हूँ बॉयज़ मेरे पास B है और गर्ल्स मेरे पास G है। ये क्वेश्चन FCAT में 2013 में पूछा गया था और ये सेम क्वेश्चन JKSSB ने 2024 में और 2025 में रिपीट किया है किसी एग्जाम में। तो बॉयज़ मैंने मान लिया B है और गर्ल्स मैंने मान लिया कितनी है G। तो टोटल एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एवरेज उसने दी है 15.8, तो टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा 15.8 इंटू टोटल बच्चे। तो टोटल बच्चे कितने हैं बॉयज़ प्लस गर्ल्स। ये सम किसके बराबर होगा बॉयज़ का सम कितना है 16.4 एवरेज और इंटू बॉयज़ कितने हैं B प्लस गर्ल्स का सम कितना है एवरेज कितनी है 15.4 और गर्ल्स कितनी है G। अब यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 15.8B प्लस 15.8G इक्वल्स टू 16.4B प्लस 15.4G। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 0.6x इक्वल्स टू 0.4G। तो 0.6B इक्वल्स टू 0.4G। यहाँ से B बाई G किसके बराबर हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आएगा 4/6 जो कि आएगा 2/3। तो रेशियो ऑफ बॉयज़ टू रेशियो ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 2/3। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, ये भी JKSSB का इक्वेशन है। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर एज इज 6:7। तो मैं मान लेता हूँ ब्रदर की एज है 6x और सिस्टर की एज है 7x। 12 years ago मतलब ब्रदर की एज 6x - 12 और सिस्टर की एज 7x - 12। द रेशो वॉज 3:4। इसका मतलब 6x - 12 डिवाइडेड बाय 7x - 12 इक्वल्स टू 3:4। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 24x - 12 × 4 48 इक्वल्स टू 21x - 12 × 3 36। ये मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो कितना बन जाएगा 24x - 21x इक्वल्स टू 48 - 36। यहाँ से करूँगा तो आएगा 3x इक्वल्स टू, यहाँ से करूँगा तो आएगा 12, यहाँ से इसको काटूंगा तो x आ जाएगा 4। अब x 4 आ गया। पूछा क्या है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। तो ब्रदर एंड सिस्टर की प्रेजेंट एज कितनी थी 13x। अगर मैं सम करूँ तो ब्रदर प्लस सिस्टर का सम कितना आता है 13x, x है 4, तो 13 × 4 इक्वल्स टू 52 मेरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है 16 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। तो टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना है 16 लीटर्स का, उसमें से बोला है मिल्क कितना है 5 तो मैं मान लेता हूँ मिल्क है 5x। वाटर मुझे बोला है 3 तो मैं मान लेता हूँ 3x। अब टोटल मिक्सचर 16 लीटर है, इसका मतलब मिल्क और वाटर मिल के 16 लीटर होगा। तो मिल्क प्लस वाटर मिल के कितना होगा 16 लीटर। यहाँ से 8x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू 2 लीटर। अगर x 2 लीटर्स है इसका मतलब मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क आ जाएगा 10 लीटर और वाटर कितना आ जाएगा 3 × 2 6 लीटर। यहाँ से आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
उसके बाद बोल रहा है इफ 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर, अगर इसमें मैं 4 लीटर मिल्क ऐड करूं तो आफ्टर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर एडिशन, ठीक है। एडिशन के बाद मैंने क्या किया, मिल्क में ऐड किया, कितना मिल्क पहले था 10 लीटर, उसमें मैंने 4 लीटर मिल्क ऐड किया तो कितना आ जाएगा 14 लीटर मिल्क आ जाएगा। क्या मैंने वाटर में कुछ ऐड किया, नहीं, तो वाटर मेरा पहले कितना था 6 लीटर, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया मतलब 0 लीटर, तो इस मिल्क कितना, वाटर कितना रहेगा 6 लीटर ही रहेगा। बोला है मिल्क और वाटर की रेशो बताओ, तो मिल्क अब कितना है 14 लीटर्स और वाटर कितना है 6 लीटर्स, तो अगर मैं कट करूंगा 2 × 7 2 × 3 तो रेशो कितनी आ जाएगी 7:3 आ जाएगी, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकेंड, नेक्स्ट है अ मैन स्पेंड्स 20%, 1 सेकेंड, अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस, मतलब जितनी उसकी मंथली सैलरी है, मुझे नहीं पता कितनी सैलरी है, तो मैं लेट कर लेता हूँ उसकी मंथली सैलरी जो है वो x है, x रुपीज़ है, उसमें से वो 20% जो है वो रेंट में खर्च कर देता है। तो रेंट में कितना खर्च करता है 20%, 20% किसका, मंथली सैलरी का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5x, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड्स 6,000 ऑन हिज कन्वेंस, मतलब 6,000 नहीं सॉरी 600, तो ये स्पेंड करता है और कितना 600 और स्पेंड कर देता है। 3,500 ग्रॉसरी में स्पेंड करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रॉसरी में कितना स्पेंड करता है 3,500 और सेविंग उसकी कितनी होती है 500 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा खर्चा मिला के उसकी सैलरी ही तो बनेगा, क्योंकि उसकी सैलरी में से ही आ रहा है। इसका मतलब जो टोटल सैलरी है वो किसके बराबर होगी 1/5x प्लस 600 प्लस 3,500 प्लस 500, ठीक है। 3,500 और 500 कितना हो गया 4,000, 4,000 और 600 4,600, तो x माइनस 1/5x इक्वल्स टू 4,600 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आएगा 4/5x इक्वल्स टू 4,600, यहाँ से मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू 4,600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब आप 2 से करके देख लो, 2 × 2 2 से 2,300 से जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोबारा 2 से काटो, 2 × 1 2 × 1 फिर 5 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1150 इंटू 5 कितना आएगा 5750। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका 5750 वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी द प्राइस ऑफ द अनियन इज रेज्ड बाय 35%। By what percent should a person reduce onion consumption so that the expenditure on it does not increase? ये बहुत बार JKSSB क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारी बार ये JKSSB का क्वेश्चन होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, द प्राइस ऑफ द अनियन इज रेज्ड बाय 35%। तो मुझे नहीं पता कितने अनियंस थे और कितना उसका पहले प्राइस था, तो मैंने क्या मान लिया, लेट 1 kg अनियन का प्राइस जो है वो कितना मान लिया 100। आपको ये पता होगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड सिनेरियो की, मतलब ओल्ड की पहले की जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था, तो प्राइस कितना था 100 था, कंजम्पशन कितनी थी 1 kg थी। इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था पहले 100 रुपीज़ मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा था प्राइस बढ़ने से पहले का, मतलब ओल्ड में। अब न्यू में जब मैं आया तो क्या हुआ, अब मेरे पास क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, अब मेरे पास हो रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि उसने बोला है 35% से इंक्रीज हो जा रहा है, तो प्राइस कितना हो गया अब मेरा 135 हो गया, क्योंकि पहले कितना था 100। अब कंजम्पशन मुझे कितना है वो तो मुझे निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ x, लेकिन उसने बोला है एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर पहले था वही अब रहेगा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अगेन 100 ही रहेगा। अब आपको पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 135 इंटू एक्स किसके बराबर है 100 के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 135, ये है मेरा कंजम्पशन। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.74 kg। इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब अगर मैं पहले 1 kg अनियन जो है वो खा पा रहा था, वो कंज्यूम कर पा रहा था, इसका मतलब अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कितना कंज्यूम कर पा रहा हूँ 0.74 kg। इसका मतलब मेरा कितना कंजम्पशन कम हुआ, कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ, 1 में से 0.74 kg मैंने निकाल दिया तो कितना बच गया 0.26 kg। इतना मेरा कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन उसने किस में पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
परसेंटेज में मुझे निकालना है, तो कितना रिड्यूस हुआ 0.26 kg। पहले कितना था 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा 26% कंजम्पशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 26% इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अ मैन ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, मतलब ए जो है वो 60 डेज में काम खत्म कर लेता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए जो है वो 60 डेज में काम खत्म कर रहा है। ही वर्क्स एट इट फॉर 12 डेज, लेकिन वो काम 12 दिन तक ही करता है, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। और बी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 24 डेज सॉरी। बी काम कर रहा है लेकिन रिमेनिंग काम कर रहा है। इसका मतलब आपको ये पता होगा कि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी के बराबर। तो मैं मान लेता हूँ ए की एफिशिएंसी ए ही है और बी की एफिशिएंसी कितनी है बी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ बी की एफिशिएंसी कितनी है बी और ए की एफिशिएंसी कितनी है ए। तो ए की एफिशिएंसी और ए कितने दिन में काम खत्म करता है 60 डेज में। ये हो गया टोटल वर्क। ये किसके बराबर होगा, ए की एफिशिएंसी और ए कितने दिन काम कर रहा है 12 दिन काम कर रहा है, और बाकी के दिन बी काम कर रहा है और कितने दिन काम कर रहा है 24 डेज, ताकि ये टोटल काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यहाँ से आएगा 60A, यहाँ से आएगा 12A। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा 48A। तो 48A इक्वल्स टू 24B। ये 24 से जाएगा 2, तो A डिवाइडेड बाई B आ जाएगा 1/2। इसका मतलब A डिवाइडेड बाई B क्या था, A थी एफिशिएंसी A की और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफिशिएंसी A और B, A की एफिशिएंसी 1 और B की एफिशिएंसी कितनी 2। अब क्या बोला है उसने, इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। अब ए और बी को एक साथ काम करना है, तो एक साथ काम करना है तो टोटल काम कितना था 60, और एक साथ काम जब करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है इनकी 3। तो कितने दिन लगेंगे, तो इनको 20 दिन लगेंगे ताकि ये दोनों एक साथ काम करें और काम को ख़त्म कर दें। तो 20 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा। आज के MCQ सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। 10 MCQs हमने किए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही सेशन के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो कि ऐसा सेशन आपको और चाहिए, तो हम लोग और ज़्यादा MCQs उसमें लेके आ सकते हैं।